हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो लास्ट यूनिट है इसको पूरी तरह कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। देखिए, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो 4th यूनिट है, लास्ट यूनिट, उसमें आपको लिंग और शासन, लिंग संवेदनशीलता और प्रशासन में भागीदारी के बारे में आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि किस तरह से जेंडर प्रशासन में हमें दिखाई देता है, शासन में दिखाई देता है। मतलब किस तरह का हमें दिखाई देता है कि स्त्रियों की क्या संख्या है प्रशासन में, शासन में, या पुरुषों की कितनी अधिक संख्या है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे करनी है जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लिंग को सामाजिक रूप से स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर के रूप में समझा जा सकता है। यह मानव निर्मित भेद, जाति, धर्म, वर्ग और सामाजिक मूल्यों के आधार पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न हो सकता है। देखो, जेंडर का मतलब सिंपल सा है, लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष के मध्य जो हम अंतर करते हैं वो जेंडर के आधार पर ही हम करते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, ये हम अंतर करते हैं। अब लिंग के आधार पर जो भेदभाव है तो वो अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके का है। लाइक भारत में अलग तरीके का भेदभाव है जेंडर के आधार पर, यूरोप में थोड़ा अलग है, या दूसरे देशों में अलग है। तो ये समाज के ऊपर डिपेंड है कि समाज ने लिंग की परिभाषा किस तरह से दी है, किस तरह से लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में अंतर किया है। लेकिन इन सब में एक बात सामान्य है, बालिकाओं एवं स्त्रियों के जीवन पर इसका व्यापक प्रभाव तथा लड़की लड़के और स्त्री पुरुष के प्रति सामाजिक मानसिकता व आचरण। मतलब ये तो सभी जगह सामान्य है, बात है कि स्त्री और पुरुष जो हैं उनके लिए कई सारे नियम वगैरह, सामाजिक मानसिकता वगैरह बनाई गई है। अलग अलग समाजों में हम देख सकते हैं कि हर जगह स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग तरह के नियम वगैरह बनाए गए हैं, या अलग मानसिकता दोनों के लिए है। हालांकि वो बात अलग है कि आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि मानसिकता में बदलाव आ रहा है, एजुकेशन वगैरह बढ़ रही है, तो स्त्री पुरुष समानता की बात हो रही है। लेकिन नॉर्मली हम सामाजिक रूप से देखें तो हर समाज में अंतर किया गया है। लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से पुरुष एवं महिलाओं के सोचने, समझने और आचरण करने की प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। यह लैंगिक समानता को भी समझने में मदद करता है। अब ये लिंग संवेदनशीलता क्या है? देखो, लिंग संवेदनशीलता आपको पढ़ना है, तो लिंग संवेदनशीलता क्या है इसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से पुरुष और महिलाओं के सोचने, समझने के, आचरण की प्रवृत्ति को समझा जाता है। मतलब स्त्री और पुरुष किस तरह से सोचते हैं, उनका किस तरह का आचरण है, तो इससे हम लिंग संवेदनशीलता के द्वारा ये हम समझ सकते हैं। जो लैंगिक समानता है, जेंडर के बेसिस पर जो समानता है कि स्त्री पुरुष की समानता होती है, तो उसमें भी लिंग संवेदनशीलता हमें मदद करता है। और लिंग सहभागिता, सहभागिता का मतलब है भागीदारी। लिंग सहभागिता से अभिप्राय जीवन के सभी क्षेत्रों में एवं स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी से है। इसमें घर, कार्यस्थल, समुदाय और प्रायः अर्थव्यवस्था सभी शामिल हैं। इसके अंतर्गत नीति निर्माण, नेतृत्व और जन जीवन भी सम्मिलित है। लिंग सहभागिता का दोस्तों मतलब होता है कि जो स्त्रियां हैं उनकी किस तरह की सहभागिता, उनका किस तरह की सक्रिय सहभागिता समाज में या जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत है। घर में क्या सहभागिता है उनकी, कार्यस्थल पर क्या सहभागिता है, किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं महिलाएं, किस तरह का मतलब महिलाओं को जगह दिया जा रहा है नौकरियों वगैरह में, कार्यस्थल में, समुदाय में किस तरह की स्थिति महिलाओं की है, अर्थव्यवस्था में क्या योगदान महिलाओं का है। तो ये सारी चीज़ें जो लिंग सहभागिता है उससे हमें पता चलती है। इसके अंतर्गत नीति निर्माण, नेतृत्व और जनजीवन भी सम्मिलित है। मतलब कहने का ये है कि महिलाओं की नीति निर्माण में क्या भूमिका है, नेतृत्व में क्या भूमिका है, जनजीवन में क्या भूमिका है, ये भी हम लिंग सहभागिता के द्वारा समझते हैं। इस वीडियो में मेनली हमें यही बात करनी है, लिंग संवेदनशीलता और लिंग सहभागिता ये क्या है, इसे अभी आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। लिंग संवेदनशीलता और लिंग सहभागिता दोनों लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह एक न्यायपूर्ण, शांति में व संपन्न विश्व के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। लिंग भेद द्वारा निजी एवं आर्थिक विकास के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के फलस्वरूप लिंग संवेदनशीलता की अवधारणा का विकास हुआ। दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल फ्री माइंड के साथ यहाँ पे आप बात को समझिए। देखो, जो लिंग संवेदनशीलता है और लिंग सहभागिता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा समाज में लैंगिक समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ये कि आज हम समाज में बात करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान होने चाहिए, उन्हें दोनों का ही समान दर्जा या समान अवसर हर क्षेत्र में मिलने चाहिए।
ठीक है, तो ये किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो इसमें लिंग संवेदनशीलता, जिसके द्वारा हम बताते हैं कि जो स्त्री है, जो पुरुष है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और लिंग सहभागिता, हम इसमें सहभागिता दर्शाते हैं कि महिलाओं ने जहाँ भी पार्टिसिपेशन किया वहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट दिया है। और साथ में कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाकर हम क्या करते हैं, लैंगिक समानता लाने का प्रयास करते हैं लिंग संवेदनशीलता के द्वारा और लिंग सहभागिता के द्वारा। ये न्यायपूर्ण और शांतिमय व संपन्न विश्व का निर्माण करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो लिंग भेदभाव है उसने क्या किया है, उसने निजी क्षेत्र में हम देखते हैं जो निजी क्षेत्र है या जो आर्थिक विकास का क्षेत्र है, इसमें महिला वर्ग के लिए, जो स्त्री वर्ग है उसके लिए कई सारी बाधाएं उत्पन्न की हैं। जेंडर के आधार पर एक वर्ग को लंबे समय तक कई सारी चीज़ों से वंचित रखा गया, अपने विकास से वंचित रखा गया है। तो लिंग संवेदनशीलता इसी को दूर करने का प्रयास करता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? लिंग संवेदनशीलता लिंग का अंतर किए बिना सभी लोगों के प्रति सम्मान दिलाने में मदद करती है। लिंग संवेदनशीलता का अर्थ महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध गड्ढे में ढकेलना नहीं है। इसकी बजाय यह दोनों लिंग के सदस्यों की लिंग संवेदनात्मक लाभों की बात करती है। अब ये लिंग जो संवेदनशीलता है ये क्या करती है? लिंग संवेदनशीलता बराबरी का स्थान दिलाना चाहती है महिला पुरुषों को। इसकी यह अवधारणा इस बात का निर्धारण करने में मदद करती है कि लिंग के कौन से विषय वैध हैं और कौन से रूढ़िवादी। लिंग जागरूकता के लिए न केवल बौद्धिक प्रयासों की बल्कि संवेदनशीलता और खुली सोच की भी जरूरत है। सिंपल सी बात है, लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से समाज में स्त्री पुरुष की समानता की बात करती है। जो लिंग संवेदनशीलता है ये रूढ़िवादी तत्वों को उजागर करने का प्रयास किया जाता है लिंग संवेदनशीलता के द्वारा। लिंग संवेदनशीलता के द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो रूढ़िवादी विचार हैं, जिसके कारण महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है, जो बेकार हैं, उनको पूरी तरह खत्म किया जाए। ठीक है, और जो समानता का व्यवहार है उसको स्थापित किया जाए विश्व में। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से यही जताने का प्रयास किया जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों ही समान हैं और स्त्री और पुरुषों में कोई खास अंतर नहीं है, सिवाय जैविक अंतर है, लेकिन ऐसा कोई अंतर नहीं है जिसके आधार पर भेदभाव किया जाए। ठीक है, तो लिंग संवेदनशीलता यही दर्शाती है और साथ में लिंग संवेदनशीलता इसी के तहत विश्व में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। अब लिंग संवेदनशीलता को आप ये ना समझें कि ये कोई एक स्पष्ट विचार है। लिंग संवेदनशीलता वही है जब हम बात करें कि देखो स्त्री और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, जब मैं ऐसे बोलूं तो ये लिंग संवेदनशीलता है। जब मैं ऐसे बात करूं कि स्त्री और पुरुष को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, एजुकेशन बराबर की मिले, राइट टू प्रॉपर्टी हो दोनों के ही पास, तो ये होता है लिंग संवेदनशीलता। यही सारी बातें हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान देना, लिंग संवेदनशीलता ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि जो पुरुष हैं उसको आप गड्ढे में डाल दो। ये बात कर रहा है कि देखो पुरुषों को अगर 100% अधिकार प्राप्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पुरुषों को 100 अधिकार प्राप्त हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्राप्त होने चाहिए, लेकिन महिलाओं को भी 100 अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मतलब बराबरी का यहाँ पे दर्जा दिलाना चाह रहा है लिंग संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये ऐसा विचार है जिसके द्वारा महिलाओं को बराबरी का स्थान समाज में दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। शासन में महिलाओं के हितों को शामिल करने के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। व्यापक रूप से ऐसा अनुभव किया गया है कि शासन की जिन संरचनाओं में महिलाओं को पर्याप्त सहभागिता नहीं मिली, वहां प्रायः राज्य का हस्तक्षेप हुआ है, जो ना तो समावेशी है और ना ही लोकतांत्रिक। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें महिलाओं की शासन में भागीदारी की, तो सिंपल सी बात है, अगर महिलाएं खुद राजनीति में आएंगी, खुद शासन व्यवस्था में आएंगी और वो खुद के लिए जब कानून बनाएंगी तो वो ज़्यादा कारगर कानून होगा। सिंपल सी बात है यार, विश्व की या हम प्रत्येक देश की बात करें तो नॉर्मली जो फिर आधी जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है। ठीक है, जो जनसंख्या का आधा हिस्सा है आप उसके लिए पुरुष कानून बना रहे हैं, तो बहुत अजीब है ना कि आधी जनसंख्या के लिए ऐसी अपोजिट जेंडर कानून या लॉज बनाते हैं। तो ये हो सकता है कि कई सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। और जब ये 50% ये जो वर्ग है ये खुद जब अपने लिए कानून बनाएगा तो हो सकता है कि ये वाला जो कानून बनाए 50% ये जो वर्ग है वो अपने लिए ऐसा कानून बनाए जो ज़्यादा कारगर सिद्ध हो। कहने का मतलब यह है कि अगर महिलाएं राजनीति या शासन में आएंगी तो वो अपने लिए और अच्छे कानून बना सकती हैं, क्योंकि वो अपनी बात को अच्छे से समझती हैं। अपनी कम्युनिटी जो भी है, महिलाओं का मतलब जो भी मतलब टेंशन है, जिन जिन टॉपिक्स को लेकर वो उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मतलब उनके लिए कानून बना सकती हैं।
इसीलिए बराबरी की सहभागिता की भी यहाँ पे मांग की जाती है। बराबरी का मतलब यह है कि एक स्पष्ट रूप से सहभागिता महिलाओं की होनी चाहिए। आज हम समाज में देख रहे हैं कि महिलाओं की जो सहभागिता है शासन में, वो बहुत कम है, ना के बराबर है। कुछ गिने चुने देश हैं, उन्हें आप छोड़ दो, और जितने भी देश हैं आप उनको देश को लो, आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े जो पार्लियामेंट वगैरह हैं देशों के, वहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। भारत की भी मैं बात करूँ तो भारत में भी महिलाओं का जो प्रतिशत है सांसद महिलाओं का, वो बहुत कम है। और अभी तक जो आरक्षण की बात है वो की जाती रही है, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है उसे पेंडिंग रखा गया है भारतीय संसद में भी। तो मतलब हम आप समझ सकते हैं कि अभी भी लंबे समय से जो महिलाएं हैं वो राजनीति से वंचित हैं, और उनकी भागीदारी कोई खास अच्छी नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था में भी, शासन व्यवस्था में भी। तो इसीलिए महिलाओं के शासन व्यवस्था में भागीदारी की बात की जाती है, और इसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि अगर महिलाएं अपने लिए कानून बनाएंगी तो वो ज़्यादा कारगर होगा। इसके साथ ही स्थानीय सरकारों में महिलाओं को शामिल करके लैंगिक रूप से समान अवसर और लैंगिक रूप से संवेदनात्मक नीतियों का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब यही है कि जो जेंडर से संबंधित जो सेंसिटिव जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनका निर्माण वगैरह जो करना है, इसमें महिलाएं एक सकारात्मक भूमिकाएं निभा सकती हैं, और एक समान अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए। क्योंकि महिलाओं की आवश्यकताएं भिन्न हैं, वह सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण भी अलग-अलग हैं। इसलिए नीति और निर्णय निर्माण में सभी प्रकार के सामाजिक दृष्टिकोण को शामिल करने के उद्देश्य से सरकार में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। मतलब बार-बार यही आ रहा है कि महिलाओं की आवश्यकताएं अलग हैं, महिलाओं का दृष्टिकोण अलग है। तो ऐसे में राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर महिलाओं का भी अपना दृष्टिकोण है, तो उनको भी हमें मतलब प्रोत्साहित किया करना चाहिए। महिलाओं के घरेलू और सामुदायिक क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी है, इसलिए आम जनता की वास्तविक समस्याओं से वे भली-भांति परिचित हैं। मतलब महिलाओं का एक ऐसा वर्ग है जो अपनी समस्याओं या समाज में जो समस्याएँ हैं उस पर अपना एक अलग दृष्टिकोण रखता है। कई सारे आइडियाज़ महिला वर्ग के पास भी हैं, तो महिला वर्ग को भी अच्छा प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल या मतलब जो भी किसी देश के जो एग्जीक्यूटिव जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, लाइक जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, कानून बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, कार्यपालिका की जो संस्थाएं हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना दृष्टिकोण है। वो कई सारी जो घरेलू समस्याएं हैं, कई सारी जो आम जनता की समस्याएं, उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, भली भांति वो परिचित हैं उससे। और वो एक जब नीति निर्माण में, जब पॉलिसी मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करेंगी, तो और अच्छे से पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया जाता है। देखो, यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में ना मेनली हमें यही बात करनी थी कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर क्या स्थिति वर्तमान समय में पूरे विश्व में देखने को मिल रही है हमें। तो पूरे विश्व में दोस्तों यही स्थिति देखने को मिल रही है कि जेंडर के आधार पर हम देखते हैं कि जो महिला वर्ग है वो राजनीति में उसका प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं है। बड़े-बड़े जो लोकतांत्रिक देश हैं, भारत में भी अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे जो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर भी कुछ खास बहुत अच्छा लोकतांत्रिक देशों में भी मतलब इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है महिलाओं का। तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। जो महिलाओं की भागीदारी है प्रशासन में, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। लिंग संवेदनशीलता क्या था? तो लिंग संवेदनशीलता यही था कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, उनमें कोई किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो यही मेन बातें यहाँ पर पढ़नी थी, और इसी को मैंने आज की इस वीडियो में आपको मेनली समझाया है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी यहाँ पे बातें मैं आपको बताऊँ तो भारत में 1993 में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण और शहरी दोनों समाज में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद की है। अब देखिए, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो लोकल गवर्नेंस भारत में है, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट वगैरह भारत में स्थापित है, जैसे कि पंचायती राज, नगर पालिका, तो इस स्तर पर हम देखते हैं कि महिलाओं को 1/3 का आरक्षण दिया गया है। मतलब महिलाओं के लिए कुछ सकारात्मक कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर महिलाएं काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। हालांकि वो बात अलग है कि कई सारी जो महिलाएं हैं वो सक्रिय रूप से खुद सक्रिय ना रहकर जो उनके फैमिली में कोई आदमी है तो वो उनकी तरफ से शासन करता है, नाम बस ऊपर से महिला का रहता है। हालांकि उसमें अभी सुधार होने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी एक सकारात्मक प्रभुत्व मतलब एक सकारात्मक पहल भारत सरकार के द्वारा ये की गई कि संवैधानिक जो संशोधन हुए थे 73वां और 74वां, इसमें जो स्थानीय सरकार है इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया और उनका एक अच्छा प्रतिनिधित्व आज हमें देखने को मिलता है।
ठीक है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में भी सरकार के द्वारा कई सारी नीतियाँ लाई जा रही हैं, जिसमें सुधार की मतलब सुधार हो रहे हैं, लगातार सुधार हो रहे हैं स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में भी। सरकार के द्वारा कई सारे पोषण आहार या स्वास्थ्य सेवाएँ महिलाओं को प्रदान की जा रही हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा से संबंधित भारत में कई सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एक बड़ा इसमें कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत में सकारात्मक रूप से हो रही हैं, हालाँकि इसमें भी अभी धीरे-धीरे और सुधार आना बाकी है। पार्लियामेंट वगैरह में भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो अभी हमें बढ़ाना है काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत लोगों को डाउट होगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। जो कोर पॉइंट था, जो मेन चीज़ें थी, वो आपको समझा दी। जो मेन चीज़ थी वो यही थी, लिंग संवेदनशीलता और लिंग भागीदारी कैसी रही है समाज में, प्रशासन में, शासन में, तो ये आपको ऑलरेडी बता दिया। तो मेन जो चीज़ें थी वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। तो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी बातें हुई हैं। जो भी छोटी-मोटी जो भी टॉपिक्स हैं, आप अगर चाहें तो खुद भी एसवाईएल की रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाली वीडियो आपने पूरी देख ली है, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो ये भी इनफ है। और वैसे भी आपको पूरी मतलब सभी चैप्टर करा दिए गए हैं, तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सारी बातें आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।